हेलो एवरीवन, तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे, चूँकि कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनका मेल भी आया था, लॉ स्टूडेंट का मेल आया था। उन्होंने मेरे से पूछा था कॉपीराइट के बारे में। चूँकि अभी एक दिन पहले की बात है, मानिए जाने माने जो बॉलीवुड के जाने माने हम शकल हैं, जो चेहरे हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपने चेहरे, अपनी आवाज़ और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कॉपीराइट के लिए अपने खुद की कॉपीराइट के लिए उन्होंने याचिका डाली थी, जो पिटीशन डाला था। तो फाइनली हाई कोर्ट ने उनको कॉपीराइट उनकी आवाज़ और उनकी जो फेस है, जो उनकी शक्ल है, सबकी कॉपीराइट फाइनली दे दिया गया है। तो आज मैं बात करूंगा पूरा विस्तार से कि कॉपीराइट है क्या, कब, कैसे, क्या मिल सकता है, सारी डिटेल, पूरी डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कॉपीराइट है क्या। तो आपको बताना चाहूँगा 1957 में 1957 में स्वतंत्र भारत का पहला कॉपीराइट एक्ट बना, जिसे कॉपीराइट एक्ट 1957 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे पहले भी भारत में कॉपीराइट एक्ट था, लेकिन यह ब्रिटेन के इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911 पर आधारित था। इसलिए 1957 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया और एक नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया, जिसे प्रतिलिपीय अधिकार अधिनियम 1957 के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप समझ गए कॉपीराइट का जो शुरुआत कैसे हुआ था। इस एक्ट में अब तक कई ऐसे अमेंडमेंट, संशोधन हो चुके हैं, जैसे कि हाल में ही 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसे अपीलाट बोर्ड की स्थापना, कॉपीराइट सोसाइटीज़ की टैरिफ स्कीम और रॉयल्टी से जुड़े कई प्रस्ताव थे। इसी तरह पहले भी कई संशोधन हो चुके हैं। देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भारतीय कानून है, भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, इसमें समय समय पर, समय के अनुसार और सिचुएशन के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरअसल समय समय पर जो कंटेंट की प्रकृति और प्रारूप बदल जाते हैं। जैसे कि 1957 में जब कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था, तब इंटरनेट नहीं था, इसलिए डिजिटल कंटेंट का कोई भी स्कोप नहीं था। लेकिन जब बाद में इंटरनेट का आविष्कार हुआ तो डिजिटल कंटेंट की एक बाढ़ सी आ गई। इसलिए कॉपीराइट एक्ट में संशोधन कर डिजिटल कंटेंट से जुड़े कई नियम जोड़े गए। अब देखिए, कॉपीराइट चीज़ के में, जैसे कॉपीराइट के बारे में तो आप लोग समझ गए, कब शुरू हुआ, कब कैसे क्या हुआ। अब कॉपीराइट में क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों की कॉपीराइट मिल सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉपीराइट एक्ट के तहत सिर्फ लेख, फोटो, वीडियो और म्यूजिक ही आता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत संरक्षण पाने वाली सामग्री की लिस्ट बहुत लंबी है। असल में इस एक्ट के तहत निम्नलिखित बहुत सारे ऐसे सामग्री हैं जो आते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सामग्री है। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, क्योंकि पूरा विस्तार से बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में। और ख़ासतौर पर अगर आप यूट्यूबर हैं तो ज़रूर ये वीडियो पूरा सुनिएगा। साहित्यिक रचना, गीत, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी, लघुकथा, पटकथा, लेख, निबंध आदि। साहित्य के क्षेत्र में एक बार रिपीट करना चाहूँगा, गीत, संगीत, कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी, लघुकथा, पटकथा, लेख, निबंध आदि। चलचित्र के क्षेत्र में वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन आदि। चेहरे, ये सब भी आते हैं। अगर इसके बाद में अगर हम ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनिकन अगर की बात करते हैं, तो जैसे आवाज़ हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, वाद्य यंत्र से उत्पन्न ध्वनि, संगीत आदि। चित्र की बात करते हैं, फोटोग्राफ, रंगचित्र, रेखाचित्र, आरेख, मानचित्र, चार्ट, पेंटिंग, कार्टून आदि। कलात्मक डिज़ाइन की अगर बात करते हैं, तो किसी भवन, संरचना आदि का डिज़ाइन अथवा नक्शा। उत्कीर्ण दीवार, शिलाखंड, धातुपत्र,
काष्ठ, पत्थर आदि पर भी उकेरी गई आकृति। मूर्तिकला धातु, पत्थर, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि की कलात्मक मूर्तियाँ। डिजिटल सामग्री, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक, मेल, लेख, कोड, वेबसाइट, ई बुक, ग्राफिक्स, वीडियो, गेम्स, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, श्रेणियाँ, आंकड़े आदि। व्याख्यान में अभिभाषण, भाषण, प्रवचन आदि। प्रस्तुतिकरण में गायन, अभिनय, नृत्य, जादू, कर्तव्य, तमाशा, कलाबाजी, मदारी का खेल, नाटक आदि। प्लेट, ब्लॉक, संचा, मैट्रिक, अंतरक, निगेटिव या कोई ऐसी युक्ति जिसकी मदद से किसी कृत्य को प्रिंट या प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस किया जा सके। ऊपर वर्णित मतलब ऊपर जितनी भी सामग्री दिए गए हैं वो सारे पर कॉपीराइट लाया जा सकता है, कॉपीराइट लिया जा सकता है। अब इसमें इसका जो मालिक कौन होता है, जैसे कॉपीराइट के बारे में आप पता चल गया, इतनी सारी मैंने जो लिस्ट गिना दी ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें कौन कौन मतलब क्या कहते हैं, इसके मालिक कैसे होते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी मौलिक कृति की रचना करता है तो वह उसका कॉपीराइट होल्डर होता है। जब किसी चीज़ को कोई बनाता है, चाहे धुन हो चाहे कुछ भी हो, तो वो उसका मालिक होता है, यानी उस कृत पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। अगर अधिकार की बात करें तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट धारक को निम्न अधिकार दिए गए हैं। जो कॉपीराइट धारक होता है उसको निम्न अधिकार दिए हैं। कृत्य को आंशिक या पूर्ण रूप से पुनर्उत्पादित करना, प्रतिलिपि बनाना, फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, या कॉपी बनाना, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना, फिल्मांकन करना, कृत्य से संबंधित कोई भी फिल्म या वीडियो बनाना, ध्वनिकरण करना या गाना या संगीत बद्ध करना, किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, डिजिटल रूप में संग्रह, किसी को उपयोग हेतु अनुमति देना, कॉपीराइट का हस्तांतरण करना, किसी को किराए पे देना या बेचना। अवधि, अब इसके बाद जो आती है कॉपीराइट की अवधि क्या होता है, टाइम क्या होता है? जब कोई रचनाकार किसी कृत्य या निर्माण करे तो उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित या संसूचित करता है तो उसी वक्त उस कृत्य पर रचनाकार का अधिकार कॉपीराइट हो जाता है और यह अधिकार उसकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक बना रहता है। यानी कि कॉपीराइट होल्डर की मृत्यु के 60 दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, 60 वर्ष तक उस कृत्य पर उसके अधिकार का कॉपीराइट रहता है। अगर किसी की मौत हो जाती है, अगर किसी चीज़ को लेकर उस पर अगर कॉपीराइट उसने ले रखा है तो उसके मरने के 60 साल तक भी उसका ही अधिकार होता है। अब सवाल यह है कि कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है, यानी कि क्या करने पर उल्लंघन माना जाता है, कॉपीराइट का वायलेशन माना जाता है। तो इसके मुताबिक जैसे किसी ने कोई भी धुन बनाया, कोई चीज़ किसी ने बनाया है, आइए उसमें देखते हैं तो कैसे होता है। प्रतिलिपि बनाना, किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना या डुप्लीकेट बनाना, आंशिक रूप से कॉपी, नकली या चोरी करना, जैसे भी बदलाव करके तोड़ मड़ोड़ कर फिल्म फिर से बनाना, प्रकाशित करना, सार्वजनिक रूप से पब्लिश करना, भाषांतरण करना, किसी और भाषा में अनुवाद करना, किसी अन्य माध्यम से बदलना, डिजिटल माध्यम से बदलना, व्यक्तिगत लाभ अथवा व्यावसायिक उपयोग में प्रतियां तैयार करना, किराए पर उपलब्ध कराना, ये सारे कॉपीराइट वायलेशन के मतलब फैक्ट हैं, ऐसे तत्व हैं, बिंदु हैं जो कॉपीराइट को वायलेट करते हैं। अब देखिए इसको सही तरीके से इसको फेयर यूज़ करने का तरीका क्या है। आपने अपने फेयर यूज़ पॉलिसी के बारे में अगर सुना होगा तो इसमें दरअसल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट को कुछ शर्तों के अधीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है और ऐसा करने से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह शर्तें कौन कौन सी, आइए जानते हैं। किसी कृत्य का प्राइवेट या निजी उपयोग जिसमें अध्ययन या अनुसंधान में शामिल हो या नियम, तो उस पर कंप्यूटर प्रोग्राम पर कॉपीराइट लागू नहीं होता है। जैसे आप कृत्य या प्राइवेट या निजी उपयोग
किसी कृत्य को समालोचन या समीक्षा, समसामयिकी घटनाओं तथा क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करना जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान भी शामिल है, किसी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना जिसके लिए लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त हो, सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री का अस्थायी रूप से भंडारण स्टोरेज करना, गैर वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए वैध रूप से लीगल तरीके से खरीदी गई प्रति से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति तैयार करना, न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्ट हेतु किसी कृत्य का पुनर्उत्पादन करना, विधानमंडल के किसी सदन के सचिवालय द्वारा जारी किसी कृत्य या उस सदन के सदस्यों के उपयोग के लिए पुनर्उत्पादन करना, किसी विधि कानून द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति में किसी भी कृत्य का पुनर्उत्पादन करना, किसी भी प्रकाशित साहित्य या नाट्यकृत्य के यथोचित उदाहरणों का जनता के सुपठन में उपयोग करना, परीक्षा में के प्रश्नों में उत्तर में पुनरुत्पादन करना, किसी शिक्षण संस्था के क्रियाकलापों में किसी भी साहित्यिक निश्चय से संगीत या कृत्य में, फिल्म में, चलचित्र या ध्वनि में प्रस्तुतिकरण करना, ये कॉपीराइट को वायलेट नहीं करता, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे आप कॉपीराइट बोर्ड, जाइएगा नहीं, पूरी डिटेल बताएंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगर कॉपीराइट बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो संविधान वाले सर्वोच्च संस्था यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें कॉपीराइट संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मौजूद भावी अथवा पूर्ण न्यायाधीश जज होता है। इसके अलावा बोर्ड में 2 सदस्य होते हैं, साथ ही कई अधिकारी व कर्मचारी होते हैं जो बोर्ड के कामकाज में मदद करते हैं। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष के परामर्श पर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पे किया जाता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में एक कॉपीराइट रजिस्टर होता है, जिसमें कृत्य का नाम, शीर्षक, रचयिता का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का तारीख, कॉपीराइट धारक का नाम, पता, कृत्य, ये सब विशेषताएं दी जाती हैं। और रजिस्टर हमेशा कॉपीराइट ऑफिस में मौजूद रहता है, जिसे पेटेंट संबंधी जानकारी होती है। लेकिन सवाल यह कि पेटेंट के लिए क्या करना पड़ता है? यह बहुत आसान है। दरअसल किसी भी कृत्य को पेटेंट करवाने के लिए आपको निर्धारित प्रारूप आवेदन देना पड़ता है, यानी कि कृत्य का नाम, शीर्ष, प्रकाशक, प्रकाशक का नाम, कॉपीराइट होल्डर का नाम, ये सब सारी चीज़ें देनी होती है। अब देखिए, कॉपीराइट सजा और उसके उल्लंघन के बारे में बात करते हैं। अगर उल्लंघन होता है तो सजा क्या होगा? अब आम बात करते हैं, अगर यानी कि जब कोई कॉपीराइट का उल्लंघन अपराध करता है तो उसे कॉपीराइट का दोषी माना जाता है और उसे क्या क्या सजा मिल सकती है। अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 6 माह से अधिकतम 3 साल तक की जेल हो सकती है। 50,000 रुपये से अधिक 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई ऐसा बार बार करने का या दोबारा या तिबारा करता है तो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल, कम से कम 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की अति उल्लंघनकारी प्रति, क्रैक्ड मोड वर्जन अपने कंप्यूटर को जानबूझकर उपयोग करेगा तो वो कम 7 दिन और अधिकतम 3 साल तक के जेल और कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भर सकता है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, और काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई आप लोगों का डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वो डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। और एक चीज़ और, वीडियो में ख़त्म करने से पहले DMCA क्या होता है, जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, के बारे में DMCA के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा कॉपीराइट लॉ है जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाया गया है। दरअसल ये ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के हितों की रक्षा करता है। तो ये भी 1957 में ही, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉपीराइट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लागू किया था। इस कानून को मकसद डिजिटल कंटेंट को प्रोटेक्ट करना। दरअसल इसकी बाकी वीडियो में कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बनाऊं,
ये वीडियो चूँकि काफ़ी बड़ी हो रही है तो मैं नहीं चाहता हूँ ना कि आप लोग बोर हों, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में ये वीडियो बनाऊंगा सेकंड पार्ट में। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया जाए। तो आने वाली जो मेरी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें सारा बताया जाएगा और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से भी समझ भी रहे होंगे। तो आने वाले समय में एक बेहतरीन वीडियो फिर लेके आएंगे, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। एक बार अगेन बोल रहा हूँ, जय हिंद।